डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के एग्जाम को देखते हुए मैं लाया हूँ BPAE 143 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। आपका टाइटल है ब्रिक्स में प्रशासनिक प्रणाली। स्टूडेंट्स, आप चैनल में न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए जो भी एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज बनाता हूँ, एग्जाम होने से पहले मैं आपको ये वीडियो देता हूँ, PDF देता हूँ, ताकि आप अच्छे से एग्जाम दे पाए। सो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। अगर आप दिसंबर 25 में एग्जाम दे रहे हैं या फिर जून 26 में देने वाले हैं, आप दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। पहला प्रश्न आपके सामने है स्टूडेंट्स, चीन की कार्यकारी की। स्टूडेंट्स, आप लोग ये भी बताएंगे आप लोग कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। क्वेश्चन 1 है आपका, चीन की कार्यकारिणी व्यवस्था की व्याख्या कीजिए तथा चीन जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति की भूमिका की व्याख्या कीजिए। चीन की कार्यकारिणी व्यवस्था समाजवादी प्रणाली पर आधारित है और इसमें कम्युनिस्ट पार्टी की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। चीन में वास्तविक कार्यकारी शक्ति राज्य परिषद के पास होती है, जिसे देश की सर्वोच्च प्रशासनिक संस्था माना जाता है। राज्य परिषद का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता है और इसके अंतर्गत विभिन्न मंत्रालय, आयोग और विभाग आते हैं। राज्य परिषद कानूनों को लागू करने, आर्थिक योजनाओं को क्रियान्वित करने और प्रशासनिक कार्यों को संचालित करने का कार्य करती है। सभी नीतियां कम्युनिस्ट पार्टी के दिशा निर्देशों के अनुसार लागू की जाती है। चीन जनवादी गणराज्य का राष्ट्रपति देश का औपचारिक प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव राष्ट्रीय जन कांग्रेस द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के प्रमुख कार्यों में कानूनों पर हस्ताक्षर करना, विदेशी राजदूतों की नियुक्ति करना, विदेशी प्रतिनिधियों का स्वागत करना तथा अंतर्राष्ट्रीय संधियों की पुष्टि करना शामिल है। राष्ट्रपति सेना के सर्वोच्च पदों पर नियुक्तियां भी करता है, लेकिन यह सभी कार्य पार्टी और राष्ट्रीय जन कांग्रेस की सहमति से होते हैं। वास्तविक निर्णय लेने की शक्ति राष्ट्रपति के बजाय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्र परिषद के पास होती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 2 है स्टूडेंट, देखिए, भारत में नीति प्रक्रिया में प्रमुख भागीदारों की भूमिका पर प्रकाश डालिए। भारत में नीति प्रक्रिया एक ही संस्था द्वारा नहीं बल्कि कई भागीदारों द्वारा मिलकर पूरी की जाती है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका राजनीतिक कार्यपालिका की होती है, जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्रियां जो क्या होते हैं शामिल होते हैं। ये लोग चुनाव के माध्यम से आते हैं और जनता की जरूरतों के अनुसार नीतियों को दिशा देते हैं। नीति से जुड़े अंतिम निर्णय आमतौर पर मंत्रिमंडल द्वारा लिए जाते हैं। नौकरशाही नीति प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अधिकारी नीति से संबंधित जानकारी इकट्ठा करते हुए हैं, मसौदा तैयार करते हैं और उसे लागू भी मतलब कागज पत्र तैयार करते हैं और उससे क्या करते हैं, लागू भी करते हैं। नीति को जमीन पर उतारने का काम अधिकतर नौकरशाही के माध्यम से ही होता है। इसके अलावा विधायिका भी नीति प्रक्रिया में शामिल होती है। संसद में नीतियों पर चर्चा होती है, कानून बनाए जाते हैं और सरकार से सवाल पूछे जाते हैं। न्यायपालिका भी नीति प्रक्रिया को क्या करती है, न्यायपालिका प्रभावित करती है। यदि कोई नीति संविधान के विरुद्ध हो तो न्यायालय से उसे रद्द कर सकता है। न्यायालय क्या कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है जो संविधान के विरुद्ध हो। इसके साथ ही हित समूह, दबाव समूह, मीडिया और नागरिक समाज भी नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं। ये समूह सरकार पर दबाव डालते हैं और जनमत तैयार करते हैं। इस तरह भारत में नीति प्रक्रिया कई भागीदारों के सहयोग से आगे बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 3 है, ब्राजील में प्रशासन पर विधायी और कार्यकारी नियंत्रण पर संक्षिप्त वर्णन कीजिए। ब्राजील में प्रशासन पर नियंत्रण रखने के लिए विधायी और कार्यकारी दोनों संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विधायी नियंत्रण संसद के माध्यम से किया जाता है।
संसद के सदस्यों को यह अधिकार होता है कि वे प्रशासन के कामकाज पर प्रश्न पूछे और सरकार से स्पष्टीकरण मांगे। संसद की विभिन्न स्थायी और विशेष समितियां सरकारी विभागों के कार्यों की जांच करती है। बजट को स्वीकृति देना भी संसद का एक महत्वपूर्ण अधिकार है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि सरकारी धन का उपयोग सही दिशा में हो रहा है या नहीं। यदि किसी विभाग में लापरवाही या भ्रष्टाचार की शिकायत होती है, तो संसद उस विषय पर चर्चा कर सकती है और सुधार की मांग कर सकती है। कार्यकारी नियंत्रण राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद द्वारा तय किया जाता है और राष्ट्रपति प्रशासन का प्रमुख होता है और सरकारी नीतियों को लागू कराने की जिम्मेदारी निभाता है। मंत्री अपने अपने विभागों के प्रशासनिक कामों की निगरानी करते हैं और अधिकारियों को निर्देश देते हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा करना और आवश्यक पड़ने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करना भी कार्यपालिका के नियंत्रण में आता है। इस तरह ब्राजील में प्रशासन पर विधायी और कार्यकारी दोनों स्तरों से नियंत्रण बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। दक्षिण अफ्रीका में बजटन और लेखा परीक्षा प्रणाली की क्या व्याख्या कीजिए। कैसे है दक्षिण अफ्रीका में बजटन और लेखा परीक्षा। दक्षिण अफ्रीका में बजटन प्रणाली सरकार के कामकाज को चलाने का एक महत्वपूर्ण आधार है। सरकार हर वर्ष बजट तैयार करती है, जिसमें यह बताया जाता है कि सरकार को कितनी आय होगी और वह पैसा किन किन क्षेत्रों में खर्च किया जाएगा। यह बजट संसद में प्रस्तुत किया जाता है, जहां उस पर विस्तार से चर्चा होती है। संसद के सदस्य बजट से जुड़े सवाल उठाते हैं और जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव भी हो जाते हैं। संसद की मंजूरी मिलने के बाद ही बजट को लागू किया जाता है। बजट के माध्यम से सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण और अन्य आवश्यक सेवाएं के लिए धन आवंटित करती है। अब बात करते हैं लेखा परीक्षा की। लेखा परीक्षा प्रणाली का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि सरकारी धन का उपयोग सही तरीके से किया गया है या नहीं। इसलिए ऑडिटर जनरल नामक एक स्वतंत्र संस्था होती है। यह संस्था सभी सरकारी विभागों और सार्वजनिक संस्थाओं के खातों की जांच करती है। और लेखा परीक्षा के बाद ऑडिटर जनरल अपनी रिपोर्ट संसद के सामने रखता है। यदि किसी विभाग में वित्तीय गड़बड़ी या फिर अनियमितता पाई जाती है, तो उस पर कार्रवाई की जाती है। इस प्रणाली से सरकारी खर्च में पारदर्शिता और जवाबदेही बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 5 है स्टूडेंट्स। अब रूसी संघ में न्यायपालिका के पदानुक्रमित ढांचे की व्याख्या कीजिए। ध्यान समझिए, रूसी संघ में न्यायपालिका का ढांचा एक स्पष्ट पदानुक्रम पर आधारित है, जिससे न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से काम कर सके। न्यायपालिका का सबसे ऊपरी सतह संवैधानिक न्यायालय का होता है। इसका मुख्य कार्य यह देखना होता है कि देश में बनाए गए कानून और सरकारी निर्णय संविधान के अनुसार है या नहीं। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध पाया जाता है, तो संवैधानिक न्यायालय उसे अमान्य घोषित कर सकता है। संवैधानिक न्यायालय के बाद सुप्रीम कोर्ट का स्थान आता है। सुप्रीम कोर्ट रूस का सर्वोच्च न्यायालय है और यह दीवानी, फौजदारी तथा प्रशासनिक मामलों की सुनवाई करता है। यह निचली अदालतों के फैसले की समीक्षा भी करता है। इसके नीचे क्षेत्रीय और स्थानीय स्तर की अदालतें होती है, जो आम नागरिकों से जुड़े मामलों की सुनवाई करती है। इन अदालतों में रोजमर्रा के विवाद, अपराध और प्रशासनिक मामले देखे जाते हैं। इस तरह न्यायपालिका का पदानुक्रम न्याय को हर स्तर तक पहुंचाने में मदद करता है। चीन की नीति प्रक्रिया में नौकरशाही की भूमिका का वर्णन कीजिए। चीन की नीति प्रक्रिया में नौकरशाही की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। नीति बनाने से लेकर उसे लागू करने तक हर स्तर पर नौकरशाही शामिल होती है। सरकारी अधिकारी नीति से संबंधित जानकारी इकट्ठा करते हैं, आंकड़ों का अध्ययन करते हैं और इसके आधार पर नीति का प्रारूप
तैयार करते हैं। यह प्रारूप बाद में उच्च स्तर पर चर्चा के लिए भेजा जाता है। नीतियों को व्यवहारिक बनाने में नौकरशाही का अनुभव बहुत काम आता है। नीति लागू करने की जिम्मेदारी भी नौकरशाही पर ही होती है। केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों को स्थानीय स्तर पर लागू करने का काम प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। यह भी देखते हैं कि नीति का सही प्रभाव पड़ रहा है या नहीं। यदि किसी जगह समस्या आती है तो उसकी जानकारी ऊपर तक पहुंचाई जाती है। योजनाओं की निगरानी करना और समय समय पर रिपोर्ट भी देना नौकरशाही का क्या होता है, काम होता है। चीन में नौकरशाही कम्युनिस्ट पार्टी के दिशा निर्देश के अनुसार काम करती है। अधिकारियों की नियुक्ति और पदोन्नति में पार्टी की भूमिका रहती है। इस कारण नौकरशाही और पार्टी के बीच घनिष्ठ संबंध पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने। रूस में लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण प्रणाली का परीक्षण कीजिए। रूस में लोक सेवकों के लिए एक व्यवस्थित और संगठित प्रशिक्षण प्रणाली विकसित की गई है। सरकारी सेवाओं में नियुक्त होने वाले नए अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण संस्थानों और प्रशासनिक अकादमियों में प्रशिक्षण दिया जाता है। इस प्रशिक्षण में प्रशासन, कानून, सार्वजनिक नीति प्रबंधन और नैतिक मूल्य से जुड़े विषय शामिल होते हैं। इसका उद्देश्य अधिकारियों को उनके कार्य के लिए तैयार करना होता है। सेवा में कार्यरत अधिकारियों के लिए भी समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से अधिकारी को नई नीतियां, तकनीकों और प्रशासनिक सुधारों की जानकारी दी जाती है। इससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है और वे बदलती स्थितियों के अनुसार काम कर पाते हैं। उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों के लिए विशेष नेतृत्व और प्रबंधन प्रशिक्षण भी दिया जाता है। रूस में प्रशिक्षण प्रणाली का उद्देश्य केवल ज्ञान देना नहीं बल्कि अधिकारियों में जिम्मेदारी और अनुशासन की भावना विकसित करना भी है। प्रशिक्षण के दौरान व्यवहारिक अनुभव और केस स्टडी पर भी जोर दिया जाता है। इस तरह रूस की प्रशिक्षण प्रणाली प्रशासन को अधिक सक्षम और प्रभावी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, चीन में नियोजन प्रणाली और संस्थागत तंत्र की नियोजन प्रक्रिया की व्याख्या कीजिए। चीन में नियोजन प्रणाली देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को दिशा देने का मुख्य साधन है। यह योजनाएं केंद्र सरकार के स्तर पर तैयार की जाती है। पंचवर्षीय योजना के माध्यम से तय किया जाता है कि उद्योग, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना के क्षेत्रों में किस प्रकार विकास किया जाएगा। इन योजनाओं को बनाने में विभिन्न सरकारी विभाग और विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जो आंकड़ों और अनुभव के आधार पर सुझाव देते हैं। नियोजन से जुड़े संस्थागत तंत्र में राज्य परिषद की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके अंतर्गत कार्य करने वाली संस्थाएं योजनाओं को अंतिम रूप देने और लागू करने का काम करती है। केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं को प्रांतीय और स्थानीय स्तर पर लागू किया जाता है। स्थानीय प्रशासन अपनी परिस्थितियों के अनुसार योजनाओं में कुछ बदलाव भी कर सकता है, लेकिन मुख्य दिशा केंद्र द्वारा तय की जाती है। नियोजन प्रक्रिया में योजनाओं की निगरानी भी की जाती है। यह देखा जाता है कि तय लक्ष्यों को समय पर पूरा किया जा रहा है या नहीं। यदि किसी क्षेत्र में समस्या आती है, उसमें सुधार किया जाता है। इस तरह चीन की नियोजन प्रणाली केंद्रीकृत होने के बावजूद व्यवहारिक रूप से काम करती है, विकास को नियंत्रित दिशा देती है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9 है। ब्राजील और रूस में नीति प्रक्रिया में नौकरशाही की भूमिका का परीक्षण कीजिए।
ब्राजील में नीति प्रक्रिया में नौकरशाही की भूमिका सहयोगात्मक मानी जाती है। यहाँ नौकरशाही लोकतांत्रिक सरकार के अधीन काम करती है। अधिकारी नीति से जुड़े एक आंकड़े इकट्ठे करते हैं, सुझाव देते हैं और सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों को लागू करते हैं। नीति को लागू करते समय उन्हें संसद और कार्यपालिका के निर्देशों का पालन करना होता है। इस कारण ब्राजील में नौकरशाही पर राजनीतिक नियंत्रण बना रहता है। रूस में नौकरशाही की भूमिका अपेक्षाकृत अधिक प्रभावशाली है। नीति निर्माण और उसे लागू करने दोनों में नौकरशाही की भूमिका भागीदारी मजबूत होती है। रूसी प्रशासन में अधिकारी नीतियों की दिशा तय करने में भी प्रभाव डालते हैं। केंद्रीय सरकार और राष्ट्रपति की नीतियों को लागू कराने में नौकरशाही का योगदान महत्वपूर्ण होता है। इस कारण रूस में नीति प्रक्रिया अधिक केंद्रीकृत दिखाई देती है। दोनों देशों में नौकरशाही की नीतियां प्रक्रिया का आवश्यक हिस्सा है, लेकिन ब्राजील में उस पर लोकतांत्रिक नियंत्रण अधिक है, जबकि रूस में नौकरशाही को अपेक्षाकृत अधिक स्वतंत्र और अधिक यानी शक्तिशाली माना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10 है। चीन और दक्षिण अफ्रीका में प्रशासन पर नियंत्रण व्यवस्था की पर टिप्पणी कीजिए। चीन में प्रशासन पर नियंत्रण मुख्य रूप से कम्युनिस्ट पार्टी के माध्यम से किया जाता है। पार्टी प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति और कार्यों पर नजर रखती है। अनुशासन समितियां अधिकारियों के आचरण की जांच करती है। प्रशासनिक निर्णय पार्टी की नीतियों के अनुसार लिए जाते हैं, जिससे प्रशासन पर सख्त नियंत्रण बना रहता है। दक्षिण अफ्रीका में प्रशासन पर नियंत्रण लोकतांत्रिक संस्थाओं द्वारा किया जाता है। संसद प्रशासन से सवाल पूछती है और उसके कार्यों की समीक्षा करती है। न्यायपालिका यह देखती है कि प्रशासनिक निर्णय संविधान के अनुरूप हो। इसके अलावा ऑडिटर जनरल अधिकारी खर्च की जांच करता है। इन सभी संस्थाओं के कारण प्रशासन पर संतुलित और पारदर्शी नियंत्रण बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, देखिए। रूस में सिविल सेवकों पर प्रशिक्षण बहुआयामी और जटिल। रूस में सिविल सेवकों का प्रशिक्षण बहुआयामी और जटिल है। विस्तृत कीजिए। अब यहाँ से पढ़िए स्टूडेंट्स वीडियो रोक करना, आप लोग खुद से पढ़ लीजिए। टाइम की तरह से प्रॉब्लम हो रही है मुझे, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूँ। मैं आप लोगों के लिए किसी तरह से क्वेश्चन आंसर रेडी कर दिया, ये बहुत है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। ब्राजील में नियोजन प्रक्रिया की विशेषताओं की पर प्रकाश डालिए। तो आंसर यहाँ पर देखिए, वीडियो को रोक लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 12 था। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। दक्षिण अफ्रीका में सिविल सेवकों की भर्ती की प्रक्रिया क्या है, उसके बताना है। फोर्टीन नंबर में है, ब्राजील के संविधान की मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए इसके संवैधानिक ढांचे की चर्चा कीजिए। आंसर आप लोग देख लीजिए। 15 नंबर में है, ब्राजील में एक सिविल सेवकों की पदोन्नति प्रणाली की व्याख्या कीजिए। ये वीडियो को रोककर आपको देखना है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 16 है, भारत में स्थानीय शासन प्रणाली का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, चीन में नागरिकता और शासन। टिप्पणी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा।
रूस में नागरिक समाज की बढ़ती भूमिका। ये 19 नंबर में है, रूस में नागरिक समाज की बढ़ती भूमिका। और ये लास्ट क्वेश्चन है आपका 20 नंबर। और चीन के संवैधानिक ढांचे पर एक टिप्पणी लिखिए। इस तरह से 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके दिए। आप लोग जल्दी से इसे प्रिपरेशन कीजिए। और ये पीडीएफ आपको फ्री दे रहा हूँ। पीडीएफ क्या दे रहा हूँ? फ्री दे रहा हूँ। जाके टेलीग्राम से आपको क्या करना है, डाउनलोड करना है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा और फ्री में इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जनस पहले बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।